हेलो एवरीवन। सो एक लंबे ब्रेक के बाद आज हम दोबारा अपना बिजनेस एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। लंबा ब्रेक क्यों था? कुछ हेल्थ इश्यूज थे, कुछ पर्सनल इश्यूज थे। अभी फाइनली सारी चीज़ें रिजॉल्व हो गई हैं। तो जो भी पेंडिंग एनालिसिस थे, जो कुछ बिजनेसेस थे जो हमको डिस्कस करना था, जैसे आज हम सिरमा एसजीएस को कवर करेंगे। देन इसके बाद कुछ अच्छी ऑटो एंसिलरी कंपनीज हैं जिनमें अभी ग्रोथ अच्छा है, मैनेजमेंट का कमेंट्री अच्छा है और आगे का आउटलुक भी अच्छा लग रहा है, उनको भी कवर करेंगे। एंड इसके अलावा और कुछ अलग अलग सेक्टर्स में अच्छे बिजनेसेस हैं जिनका ग्रोथ वगैरह अभी ठीक चल रहा है, गाइडेंस अच्छा है मैनेजमेंट का, तो उन कंपनीज को भी कवर करेंगे। अगला रिजल्ट सीजन स्टार्ट होने में अभी ठीक ठाक टाइम है, तो तब तक ये जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर से सबको कवर करेंगे। सो आज एसजीएस से स्टार्ट करते हैं। सिरमा एसजीएस का बिजनेस मॉडल अगर हम देखें तो काफ़ी हद तक सिमिलर है। अभी लास्ट हमने केन्स टेक्नोलॉजी को डिस्कस किया था, सो उसके जैसा ही बिजनेस मॉडल है इस कंपनी का भी। ये कंपनी भी पीसीबीए असेंबली का काम करती है। जो इनके फाउंडर हैं संदीप टंडन जी, सिरमा से ये काफ़ी लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं। आई थिंक 30-40 ईयर्स पुरानी कंपनी है। एसजीएस जो कंपनी है उसके साथ में इनका मर्जर हुआ था आई थिंक 2020 या 21 के अराउंड। और एसजीएस से जो करंटली कंपनी के एमडी एंड सीईओ हैं जसबीर गुजराल जी, उन्होंने मतलब इस कंपनी को आगे रन करना स्टार्ट किया। सो इन्होंने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखी इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के अंदर, बिकॉज हम इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूम बहुत करते हैं लेकिन डोमेस्टिक प्रोडक्शन हमारा बहुत कम है, इंपोर्ट पूरी तरीके से हम डिपेंडेंट हैं। तो उस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए इन्होंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया। अगर आप इनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज देखोगे तो काफ़ी सिमिलैरिटी है केन्स टेक्नोलॉजी के साथ में। लाइक ये कंपनी भी का भी एक जो डिवीज़न है वो पीसीबीए का है। पीसीबीए मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली करना, मतलब वो ब्लैंक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड आता है कंपनी के पास में। देन क्लाइंट्स के स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग कंपनी उस पर सोल्डरिंग करती है। सोल्डरिंग मतलब उस पर चिप्स वगैरह लगाना। दूसरा इनका डिवीज़न है बॉक्स बिल्ड का। बॉक्स बिल्ड मतलब क्या हो गया? पीसीबीए में मैं सिर्फ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबल करके अपने क्लाइंट को सप्लाई कर रहा हूँ। बॉक्स बिल्ड में जो एंड यूज़ है उस प्रोडक्ट का, उसमें मैं पीसीबीए को इंस्टॉल करके क्लाइंट को सप्लाई कर रहा हूँ। मतलब एक तरीके से रेडी टू यूज़ प्रोडक्ट में अपने क्लाइंट्स को दे रहा हूँ। और तीसरा डिवीजन है कंपनी का ओडीएम। ओडीएम मतलब ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ भी यानी यहाँ पे मैं अपने क्लाइंट का एज अ सेकंड ब्रेन एक्ट कर रहा हूँ। तो प्रोडक्ट के डिज़ाइनिंग से लेकर के मैन्युफैक्चरिंग, असेंबलिंग, टेस्टिंग सब कुछ करके मैं अपने क्लाइंट को सप्लाई करता हूँ। सो डेफिनेटली जो बॉक्स बिल्ड वाला बिजनेस है, जो ओडीएम वाला बिजनेस है, क्योंकि उसमें मेरी स्किल ज़्यादा यूज़ हो रही है, वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बिजनेस है, तो मैं उसमें ज़्यादा अच्छे मार्जिन चार्ज कर पाता हूँ। तो ये तीन सिमिलर बिजनेस है इनकी भी, जैसे केन्स टेक्नोलॉजी की है। डिफरेंस क्या है? केन्स टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रीज़ में काम करता है, काफ़ी मतलब जहाँ पे काफ़ी हाई एंड आपको डिवाइसेस चाहिए होते हैं, उन इंडस्ट्रीज़ को, उन वर्टिकल्स को केटर करता है। सिरमा एसजीएस जो है वो अभी उस वैल्यू चेन में स्टार्ट कर रहा है। आई मीन लास्ट ईयर तक अगर आप देखोगे तो इनका कंज्यूमर सेगमेंट पे आधे से ज़्यादा रेवेन्यू डिपेंड करता था। अराउंड 53-54% रेवेन्यू कंपनी का कंज्यूमर सेगमेंट से आता था। कंज्यूमर मतलब जो आपके वॉशिंग मशीन हो गया, रेफ्रिजरेटर है, टीवी है। सिरमा एसजीएस जो है वो वाईफाई राउटर वगैरह बनाती थी, उसके जो मॉडेम्स वगैरह हैं उसका असेंबली वगैरह करती थी। सो उनमें रेवेन्यू ज़्यादा आता था पहले कंपनी का। लेकिन अब लास्ट कुछ क्वार्टर से अगर आप देखोगे तो मैनेजमेंट ने स्ट्रेटेजिकली ये डिसाइड किया है कि कंज्यूमर बिजनेस से एलोकेशन हमको कम करना है और जो हाई ग्रोथ हाई मार्जिन वाले सेगमेंट है, लाइक ऑटोमोटिव सेगमेंट हुआ, इंडस्ट्रियल सेगमेंट हुआ, रेलवे एंड आईटी का सेगमेंट हुआ, उनकी तरफ अपना एलोकेशन एक्सपोजर बढ़ाना है। तो इसीलिए आप देखोगे पिछले कुछ क्वार्टर से सिरमा एसजीएस के मार्जिन कंसिस्टेंटली इंप्रूव होते जा रहे हैं और ग्रोथ वगैरह का गाइडेंस भी मैनेजमेंट का अच्छा है। तो ये पूरा बिजनेस मॉडल है कंपनी का। अभी एक बार हम इनके सारे वर्टिकल्स देख लेते हैं कि किन किन वर्टिकल में कंपनी काम करती है और किस तरीके के एंड प्रोडक्ट कंपनी बनाती है। सो जैसे आप ईवी के अंदर देखोगे या ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर देखोगे, जो आपका बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसका कंट्रोलर वगैरह कंपनी बनाती है। इंफोटेनमेंट, डैशबोर्ड हो गया, लाइट कंट्रोलर हो गया, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया ईवी के लिए, ये सारे प्रोडक्ट्स कंपनी इसके कंपोनेंट्स पीसीबी असेंबली वगैरह करती है। इनका ग्रोथ देखोगे इस डिवीजन का लास्ट 4 ईयर्स में 57% है, लेकिन वाई में भी बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हमको इसमें देखने को मिला है। ये हाई मार्जिन और हाई ग्रोइंग सेगमेंट है। सिरमा ने अभी रिसेंटली इसमें काफ़ी ज़्यादा अपना फोकस बढ़ाया है। दूसरा इनका सेगमेंट है कंज्यूमर, जो पहले सबसे ज़्यादा रेवेन्यू लेके आता था इनके लिए। सो इसमें वही वाईफाई राउटर्स वगैरह, मॉडेम्स वगैरह, आरएफआईडी टैग्स, जैसे जो फास्ट टैग होता है ना उसमें वो जो दूर से स्कैन कर लेता है, उस तरीके के आरएफआईडी टैग्स कंपनी बनाती है। ये रिटेल में भी यूज़ होता है, जो इन्वेंट्रीज वगैरह ट्रैक करने के लिए। हॉस्पिटल इंडस्ट्री के लिए भी यूज़ होता है, पेशेंट को ट्रैक करने के लिए।
सो वो RFID टैग्स वगैरह बनाती है। BLDC मोटर जो आपके फैंस वगैरह में यूज़ होते हैं वो कंपनी बनाती है। अब कंज्यूमर बिजनेस में आपको दिखेगा लास्ट 4 ईयर्स में 60% की ग्रोथ है, लेकिन YOY बिल्कुल फ्लैट है, लगभग 5-6-7% से बिजनेस ग्रो किया है कंपनी का कंज्यूमर सेगमेंट के अंदर। क्यों? बिकॉज वही हमने डिस्कस किया ना कि कंज्यूमर की तरफ एक्सपोजर अब ये कम करते जा रहे हैं। ये हाई वॉल्यूम लो मार्जिन वाला बिजनेस था कंपनी के लिए, या है अभी भी, लेकिन इसमें कंपनी अब अपना एक्सपोजर कम करती जा रही है। फिर तीसरा इनका वर्टिकल है इंडस्ट्रियल का। इंडस्ट्रियल में सेम केन्स टेक्नोलॉजी की तरह स्मार्ट मीटर कंपनी बनाती है। आपका वाटर आप कितना कंज्यूम कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी आप कितना कंज्यूम कर रहे हो, उसका हिसाब किताब रखने के लिए। सोलर कंट्रोलर्स कंपनी बनाती है। इंडस्ट्रियल क्लीनिंग हो गया, कनेक्टिविटी जैसे टेलीकॉम के लिए 5G एंटीना वगैरह बनाना, सिग्नल्स को ट्रैक करने के लिए। सो ये सारे कंपोनेंट्स वगैरह बनाती है इंडस्ट्रियल्स के लिए। अगेन ये भी हाई ग्रोथ हाई मार्जिन वाला सेगमेंट है। लास्ट 4 ईयर्स में इसमें ग्रोथ है 29%, बट FY25 में YOY लेवल पे अच्छी ग्रोथ आई है इस कंपनी के लिए। नेक्स्ट इनका वर्टिकल है हेल्थ केयर एंड मेडिकल डिवाइसेस। अभी आई थिंक इन्होंने 2-3 साल पहले एक कंपनी को एक्वायर किया था, जिससे ये वाला वर्टिकल सिरमा के पास में ऐड हो गया। सो इसमें कंपनी क्या करती है, पर्सनल केयर डिवाइसेस होते हैं, मसल टोनिंग वगैरह, डायग्नोस्टिक के जो डिवाइसेस होते हैं, डिजिटल एक्सरे हो गया, ECG हो गया, MRI हो गया, इस तरीके के डिवाइसेस कंपनी उसके कंपोनेंट्स वगैरह बनाती है। अगेन इसमें भी लास्ट 4 ईयर्स में 23% का ग्रोथ है, बट YOY बहुत सॉलिड ग्रोथ देखने को मिला है हमको इस वाले वर्टिकल से भी। एंड लास्ट आता है कंपनी का रेलवे और IT। रेलवे के लिए कंपनी अगेन सिग्नलिंग सिस्टम हुआ, डोर कंट्रोलर हो गया, दरवाजा खोलना बंद होना, सेफ्टी सिस्टम के लिए ये इंटरलॉकिंग सिस्टम हुआ, मेमोरी मॉड्यूल हुआ, मदरबोर्ड, PCB, ये सब कंपनी रेलवेज के लिए बनाती है। IT के लिए जो आपके लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, सर्वर्स हैं, उनका PCB वगैरह असेंबल करती है। इसका भी लास्ट 4 ईयर्स का ग्रोथ का अगर बहुत हाई है, 63%, एंड अगेन इसमें भी YOY आपको काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। सो हमको क्या समझ में आ रहा है कि डायरेक्शनली सिरमा SGS जो है इनका लो मार्जिन वाला बिजनेस जो था कंज्यूमर ड्यूरेबल का, उसमें एक्सपोजर कम कर रही है, और जितने भी हाई ग्रोइंग बिजनेस हैं, अच्छे मार्जिन है जिन इंडस्ट्रीज में, उनकी तरफ कंपनी अपना एक्सपोजर बढ़ा रही है। अभी इनका Q1 का रिजल्ट देखते हैं कि Q1 FY26 में कंपनी ने किस तरीके के नंबर्स रिपोर्ट करे थे। सो Q1 में अगर आप देखोगे तो कंपनी का रेवेन्यू जो है वो 18% से गिरा है, मतलब डी ग्रोथ देखने को मिला है इनके टॉप लाइन के अंदर। अब इन्होंने पूरे साल का गाइडेंस दिया है FY26 का कि हम 30 से 35% के रेट पे ग्रो करेंगे। यानी लास्ट ईयर इनका रेवेन्यू था अराउंड 3880-90 करोड़ के आसपास। इस साल ये 4800 से 5000 करोड़ का रेवेन्यू टारगेट कर रहे हैं, तो 30 से 35% का गाइडेंस था। उसके अकॉर्डिंग में ये बहुत बड़ा मतलब अंडर परफॉर्मेंस दिखता है। अब इसका क्या रीज़न था, आगे का कैसा आउटलुक है, ये भी इनके कॉन कॉल में देखेंगे। लेकिन अच्छी चीज़ क्या है कि रेवेन्यू डी ग्रो हुआ है, बट कंपनी के ग्रॉस मार्जिन, इबिट्टा मार्जिन, इन दोनों में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। ग्रॉस मार्जिन 15% से 25% चला गया, यानी 10% का इंप्रूवमेंट ग्रॉस मार्जिन में। इबिट्टा मार्जिन कंपनी के लास्ट ईयर 4-5% थे, इस क्वार्टर में 10% हो गया, डबल हो गया इबिट्टा मार्जिन मेरा। इसीलिए आप देखोगे कि कंपनी का जो बॉटम लाइन है, जो नेट प्रॉफिट है, आई मीन इवन दो रेवेन्यू डी ग्रो हुआ है 18% से, लेकिन बॉटम लाइन कंपनी का डबल से भी ज़्यादा हो गया। 20 करोड़ का प्रॉफिट था लास्ट ईयर, इस बार कंपनी ने ऑलमोस्ट 50 करोड़ का पैट जो है वो रिपोर्ट करा है Q1 के अंदर। तो ओवरऑल रिजल्ट अगर हम देखें तो मिक्स काइंड ऑफ नंबर्स हैं। रेवेन्यू फ्रंट पे इन्होंने गाइडेंस को अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन मार्जिन में बहुत सुपर इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, और पैट के अंदर भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, बिकॉज फाइनेंस कॉस्ट कुछ खास बढ़ा नहीं है कंपनी का, और डेप्रिसिएशन कॉस्ट भी नॉर्मल है, तो उसकी वजह से पैट में एक अच्छा बूस्ट देखने को मिला है। अब कॉन कॉल में देखते हैं कि मैनेजमेंट आगे के लिए कैसा आउटलुक दे रहा है। सबसे पहले एक्सपोर्ट को लेकर के इनका कहना है, लास्ट ईयर इनका गाइडेंस था एक्सपोर्ट में कि 1000 करोड़ के आसपास हम रेवेन्यू अचीव करेंगे एक्सपोर्ट में, उतना नहीं कर पाई कंपनी। अब इस साल इनका कहना है कि वो सेम 1000 करोड़ का हमारा टारगेट है। Q1 में ग्रोथ काफ़ी अच्छी रही है, अराउंड 29% से कंपनी का एक्सपोर्ट का बिजनेस ग्रो किया है YOY लेवल पे, और पूरे रेवेन्यू में 25% एक्सपोर्ट का है। इनका कहना है कि पूरे साल में हमारा मतलब टारगेट है कि 24 से 27% जो रेवेन्यू है वो हमारा एक्सपोर्ट से आएगा। Q1 ऑलरेडी काफ़ी अच्छा गया है, और मैनेजमेंट क्यों एक्साइटेड है इन नंबर्स को लेकर के कि Q1 में आपकी US के टैरिफ अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा थी। सो उसके बाद भी कंपनी ने ये नंबर्स रिपोर्ट करे, तो अब ये कॉन्फिडेंट है कि आने वाले जो 3 क्वार्टर्स हैं उसमें भी नंबर्स वगैरह अच्छे रहेंगे एक्सपोर्ट के। देन मैनेजमेंट का कहना है कि जो हमारा एक नया स्ट्रैटेजी था, जो हमने एक रीअलाइन किया अपनी स्ट्रैटेजी को लास्ट 3-4-5 क्वार्टर से, वो बिल्कुल ऑन ट्रैक चल रहा है।
जैसे आप देखोगे इनका जो ऑटोमोटिव सेगमेंट है हाई मार्जिन वाला, वो पहले 16% कंट्रीब्यूट करता था, अब वो 24% कंट्रीब्यूट करता है। जो इंडस्ट्रियल सेगमेंट था वो पहले 19% कंट्रीब्यूट करता था, अब वो 30% कंट्रीब्यूट कर रहा है। और कंज्यूमर सेगमेंट जो पहले 53-54% कंट्रीब्यूट करता था, अब वो 34% कंट्रीब्यूट कर रहा है। सो वही जो हमने डिस्कस किया कि प्रोडक्ट मिक्स चेंज हुआ है। ये सबसे बड़ा रीजन है कि क्यों रेवेन्यू गिरने के बाद भी कंपनी के मार्जिन्स और पैट में इतना अच्छा बूस्ट हमको देखने को मिला है। बिकॉज पर रेवेन्यू जो मेरा प्रॉफिट है ना वो बढ़ गया। पहले मैं 100 रुपए का रेवेन्यू करता था, तो जिस बिजनेस से मेरे को सिर्फ 5% का मार्जिन मिलता है कंज्यूमर ड्यूरेबल, उसका एलोकेशन ज़्यादा था। और जिस बिजनेस से मुझे 12 रुपये 13 रुपये का मार्जिन मिलता है, उसका एलोकेशन कम था। सो प्रोडक्ट मिक्स एक बहुत बड़ा रीज़न है कि क्यों कंपनी के मार्जिन इंप्रूव हुए हैं Q1 के अंदर। देन एक बड़ा अपडेट है जिसकी वजह से अभी रिसेंटली हमको रैली भी देखने को मिली सिरमा SGS के स्टॉक के अंदर। सो जैसे हमने केन्स टेक्नोलॉजी को डिस्कस किया ना कि वो ओसैट के बाद में PCB के अंदर भी एंटर कर रहे हैं। HDI PCB का खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कंपनी लगा रही है। आई थिंक इसी साल Q4 तक वो ऑपरेशनलाइज हो जाएगा। सेम सिरमा SGS भी एक न्यू वेंचर के अंदर इन्होंने एंटर किया है, PCB मैन्युफैक्चरिंग। सो साउथ कोरिया की एक कंपनी के साथ में ये जॉइंट वेंचर करके PCB मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट लेकर के आ रहे हैं। इसका अप्रूवल मिल गया अभी सितंबर के फर्स्ट वीक के अंदर ही। आंध्र प्रदेश के अंदर कंपनी वहाँ पे ये प्लांट लगाएगी। टोटल कैपेक्स जो है इसका वो 1800 करोड़ के आसपास रहेगा। और मैनेजमेंट का कहना है इसमें हम सिंगल लेयर PCBs और मल्टी लेयर PCBs बनाएंगे। जो केन्स टेक्नोलॉजी है वो HDI PCB का प्लांट लेकर के आ रही है। सिरमा जो है वो अभी आई मीन इनिशियल ईयर्स में सिंगल लेयर और मल्टी लेयर पे फोकस करेगा। देन उसके बाद आगे चल के इनका कहना है कि ऑफकोर्स हम वैल्यू चेन में आगे प्रोग्रेस करेंगे। HDI PCB हो गया, फ्लेक्स PCB हो गया, उसके अंदर एंटर करेंगे। सिंगल लेयर PCB का मतलब जैसे आप नाम ही सुन रहे हो। सो ये आपके जो रोजमर्रा के जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स होते हैं ना, जैसे LED लाइट हो गया, रिमोट हो गया, उन प्रोडक्ट्स में आपका सिंगल लेयर PCB यूज होता है। मल्टी लेयर PCB जो है वो एक तरीके का एडवांस वर्जन है सिंगल लेयर PCB का, मतलब उसमें 3 लेयर या उससे भी ज़्यादा लेयर्स यूज़ होते हैं। और आई मीन वो हर एक इंडस्ट्री में यूज़ होता है। जैसे आप कंज्यूमर ड्यूरेबल में देखोगे तो स्मार्टफोन में यूज़ होता है, आपके जो वेरेबल्स होते हैं स्मार्ट वॉचेस उसमें यूज़ होता है। सेम आप मेडिकल इंडस्ट्रीज़ में देखोगे तो उसमें भी जो हाई एंड डिवाइसेस होते हैं उसमें यूज़ होता है। तो बेसिकली मल्टी लेयर PCB का पर्पज़ क्या है कि मुझे उस डिवाइस की और ज़्यादा एफिशिएंसी चाहिए और फास्ट वो सिग्नल को ट्रांसपोर्ट करना चाहिए, लेकिन स्पेस वो छोटा ले। तो इसलिए मल्टी लेयर PCB यूज होता है उन डिवाइसेस के अंदर। और जो HDI PCB है उसको आप मल्टी लेयर PCB का एडवांस वर्जन बोल सकते हो। सो सिरमा जो है वो करंटली एंटर करेगा सिंगल लेयर और मल्टी लेयर में। केन्स जो अपना प्लांट लेकर के आ रहा है वो HDI PCB का लेकर के आ रहा है। बट सिरमा का आगे चल के प्लान है, मतलब अभी नियर टर्म में नहीं, लेकिन आप लॉन्ग टर्म में बोल सकते हो कि वो HDI PCB और फ्लेक्स PCB, फ्लेक्सिबल PCB के अंदर भी एंटर करेंगे। तो ये एक बड़ा अपडेट है। देन ऑर्डर बुक किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है सिरमा का। सो करंटली एज ऑफ Q1 जो इनका टोटल ऑर्डर बुक है वो 5400-5500 करोड़ के आसपास है। तो ये आपको रेवेन्यू की विजिबिलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाता है। इसका मतलब क्या है कि ऑर्डर बुक तो पड़ा हुआ है, अब सारा कुछ मैटर करता है कंपनी के एग्जीक्यूशन के ऊपर। पहले फर्स्ट क्वार्टर में इन्होंने 1000 करोड़ के आसपास रेवेन्यू किया है। पूरे साल का गाइडेंस अगर इनको अचीव करना है तो उसका मतलब 4000 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी को और ऐड करना है अगले 3 क्वार्टर्स के अंदर। और ऑर्डर बुक 5500 करोड़ का है। तो मतलब ऑर्डर बुक का प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ हमको एग्जीक्यूशन देखना है कि मैनेजमेंट कैसा एग्जीक्यूशन रखता है आने वाले क्वार्टर्स में। अब इस ऑर्डर बुक में जो एलोकेशन है वो किस तरीके से है। सो 35 से 40% जो ये ऑर्डर बुक है वो आता है ऑटोमोटिव सेगमेंट से। तो अगेन हाई ग्रोथ हाई मार्जिन वाले सेगमेंट के ऊपर फोकस है, तो ऑटोमोटिव का एलोकेशन सबसे ज़्यादा है। दूसरा है इंडस्ट्रियल सेगमेंट, 25 से 27% जो ऑर्डर बुक है वो इंडस्ट्रियल सेगमेंट से आता है। तीसरा है कंज्यूमर सेगमेंट, वो भी 25 से 27%। अब आप देखो कंज्यूमर सेगमेंट से अभी रेवेन्यू कितना आ रहा है कंपनी को, 33-34%, लेकिन ऑर्डर बुक में इसका एलोकेशन कितना है, 25 से 27%। तो डायरेक्शनली कंज्यूमर सेगमेंट का जो रेवेन्यू है ना वो और नीचे की तरफ आएगा। और जो हाई ग्रोथ हाई मार्जिन वाले वर्टिकल्स हैं लाइक इंडस्ट्रियल हुआ, ऑटोमोटिव हुआ, उसमें कंपनी का एलोकेशन बढ़ता हुआ जाएगा। हेल्थ केयर का 6 से 8% है और बाकी आपका IT और रेलवेज का। सो ये ऑर्डर बुक का कंपोजिशन है। गाइडेंस कैसा है कंपनी का। सो इनका कहना है कि फर्स्ट क्वार्टर में ऑफकोर्स 18% का आपको डी ग्रोथ दिख रहा है, लेकिन फुल ईयर बेसिस पे हमने अपना गाइडेंस मेंटेन रखा है। अगेन 30 से 35% का ग्रोथ कंपनी टारगेट कर रही है फुल ईयर बेसिस पे भी। और ये क्यों कॉन्फिडेंट है, बिकॉज इनका कहना है आप ऑर्डर बुक हमारा देखो, प्लस जो हमारे कस्टमर्स हैं उनके साथ में जो हमारा डिस्कशन चल रहा है डे टू डे बेसिस पे, सो उसको लेकर के हम काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं कि जो हमारा गाइडेंस हमने दिया था 30 से 35% का, उसको हम अचीव कर लेंगे। इससे एक और बड़ा पॉजिटिव क्या है कि पहले इन्होंने मार्जिन्स के ऊपर गाइडेंस दिया था 8% से 8.5% का। अब मैनेजमेंट बोल रहा है कि ये जो इंप्रूवमेंट देखा है आपने Q1 में ना, ये सस्टेनेबल है।
सो आने वाले क्वार्टर्स में भी कंपनी के मार्जिन्स और इंप्रूव होंगे एंड फुल ईयर बेसिस पे 8.5 से 9% के मार्जिन्स कंपनी टारगेट कर रही है। यानी टॉप लाइन में तो मेरा ग्रोथ आएगा 30 से 35%, बट बॉटम लाइन का ग्रोथ इससे भी अच्छा होगा। तो ये मार्जिन्स के ऊपर काफ़ी अच्छा इन्होंने गाइडेंस वगैरह दिया है। देन पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग का किस तरीके से पूरा प्लान रहने वाला है कंपनी का। सो सबसे पहले टोटल कैपेक्स जो ये कर रहे हैं 1800 करोड़ का कर रहे हैं। आई थिंक इंडिया में सबसे बड़ा पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट ये लेकर के आ रहे हैं। अब इसमें जो फर्स्ट फेज में जो कैपेक्स होगा ना वो 91 मिलियन डॉलर का होगा, यानी कि रुपीस में आप देखो तो 750-760 करोड़ के आसपास हो जाता है आपका। और ये कंपनी नेक्स्ट 3 से 4 ईयर्स के अंदर करेगी ये पूरा 750-760 करोड़ का कैपेक्स। अब इसमें जो मार्जिन है कंपनी के वो काफ़ी अच्छे रहेंगे। इस बिजनेस में कंपनी इनिशियली 15 से 18% का EBITDA मार्जिन टारगेट कर रही है, और जैसे जैसे बिजनेस मैच्योर होगा, प्लांट मतलब यूटिलाइजेशन इनका बढ़ेगा, EBITDA मार्जिन कंपनी के 18 से 20% तक जाएंगे। सिरमा का करंट EBITDA मार्जिन कितना है? 8% के आसपास, 8 से 9% तक जाएगा इस साल के एंड तक। यानी कि ये जो नया बिजनेस है पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग, ये ऑलमोस्ट 2 टाइम बेटर मार्जिन जनरेट करेगा सिरमा के करंट मार्जिन प्रोफाइल से। तो मार्जिन बहुत ज़्यादा कंपनी के इंप्रूव हो सकते हैं इस वाले बिजनेस से। अब मार्जिन इतने ज़्यादा अच्छे होंगे तो नेचुरली आपका एसेट टर्न जो है वो कम हो जाएगा। B2B बिजनेस है, EMS बिजनेस है, लेकिन स्टिल इंडस्ट्री एवरेज से अच्छा गाइडेंस है इनका। कंपनी का कहना है 1.2 से लेकर के 2 टाइम तक, मतलब पीक यूटिलाइजेशन पे 2 टाइम का एसेट टर्न हम इसमें जनरेट कर सकते हैं। ROC अगर आप सिरमा का ओवरऑल बिजनेस देखने जाओगे ना तो वन ऑफ द वीकेस्ट पॉइंट है इनका रिटर्न रेशियोज, मतलब ROE ROC के नंबर काफ़ी लो हैं कंपनी के लिए। सिर्फ इस साल के नहीं, लास्ट 3 ईयर्स 4 ईयर का भी डेटा देखोगे तो 11, 12, 13% का ROC है कंपनी का। बट जो ये पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है इसमें कंपनी 20% का ROC एक्सपेक्ट कर रही है। तो ये मार्जिन एक्रेटिव भी हुआ, प्लस मेरे ROC को भी बूस्ट करेगा ये वाला बिजनेस। देन एक और अच्छी चीज़ क्या है कि जितना भी कंपनी कैपेक्स कर रही है 750 करोड़, फिर टोटल 1800 करोड़, ये इस पे सब्सिडी मिलेगा। 40 से 60% का सब्सिडी मिलेगा कंपनी को इस पूरे कैपेक्स के ऊपर। तो मतलब मेरे लिए कैपिटल एफिशिएंट भी हो गया एक तरीके से। और लास्टली जो इनका वो टेक्नोलॉजी पार्टनर है, जॉइंट वेंचर जो ये कर रहे हैं साउथ कोरिया के एक प्लेयर के साथ में, वो और 2-3 एडवांटेज देता है कंपनी को। पहला एडवांटेज ये है कि एक तो वो काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर है और उसको ये पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग का नो हाउ पता है। अब नो हाउ पता होने से बेनिफिट क्या है सिरमा को कि मेरे लिए तो ये नया बिजनेस हो गया ना, मैं अभी तक पीसीबी असेंबली करता था, अब मैं खुद मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ। तो जैसे मैं मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करूँगा तो किसी भी बिजनेस में स्टार्टिंग में आपका जो डिफ़ॉल्ट पीसेस हैं वो ज़्यादा होता है, मतलब एरर जो है वो थोड़े से ज़्यादा होते हैं। लेकिन क्योंकि मैं ऐसे पार्टनर के साथ में टाई अप कर रहा हूँ जिसको ऑलरेडी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इस बिजनेस का, तो मेरे जो डिफ़ॉल्ट पार्ट्स है वो बहुत कम होंगे, यानी मेरी इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी, मेरा कॉस्ट सेविंग हो जाएगा स्टार्टिंग में। दूसरा एडवांटेज क्या है कि वो जो इनका जो पार्टनर है उसके ऑलरेडी इंडिया में एंड ग्लोबली काफ़ी अच्छे कस्टमर्स हैं, तो सिरमा को एक्सेस मिल जाएगा उन कस्टमर्स का। यानी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करते ही मैं उन बिजनेसेस को टैप कर सकता हूँ, उन कंपनीज को कैटर कर सकता हूँ, तो मेरा रेवेन्यू भी आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये ओवरऑल पूरा प्लान है कंपनी के ये पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के। ये कब ऑपरेशनलाइज होगा? सो अभी सितंबर में तो इनको अप्रूवल मिला है। कमर्शियल प्रोडक्शन इसका Q4 ऑफ FY27 या फिर Q1 ऑफ FY28 से स्टार्ट होगा। मोटा मोटा इसका जो रेवेन्यू में हमको एक मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन है ना वो FY28 के अंदर देखने को मिलेगा। यानी FY26 में कुछ नहीं आएगा, FY27 में भी कुछ नहीं आएगा, FY28 में ये पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए विजिबल कुछ मीनिंगफुल रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट करेगा। तो नियर टर्म में कुछ खास नहीं है, लेकिन मीडियम टर्म में एक अच्छा स्टेप है कंपनी के लिए। देन जो यूएस का टैरिफ वगैरह हुआ है उससे सिरमा का कहना है हमको कोई ऐसा रिस्क अपने बिजनेस पे लगता नहीं है। एक्सपोर्ट गाइडेंस को हम मेंटेन करके चल रहे हैं, बिकॉज एक्सपोर्ट में 5% से 6% हम एक्सपोर्ट करते हैं यूएस के अंदर, बाकी हम वेस्टर्न यूरोप में करते हैं और बाकी अदर कंट्रीज़ के अंदर करते हैं। तो एक्सपोर्ट को लेकर के कंपनी ओवरऑल काफ़ी कॉन्फिडेंट है। देन बाकी सारी चीज़ें तो हमने डिस्कस कर ली है। हाँ, न्यू क्लाइंट एक्विजिशन पे अगर आप देखोगे तो इंडस्ट्रियल सेगमेंट में ये यूटिलिटी मीटरिंग हो गया, आपका ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, और टेलीकॉम इंडस्ट्री जो है वहाँ से कंपनी कुछ नए क्लाइंट्स को उन्होंने ऑनबोर्ड किया है। ऑटोमोटिव में इनका कहना है कि हम वैल्यू चेन में और डीपर जाते जा रहे हैं। सो जैसे ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम हो गया, उसके रिगार्डिंग जो कुछ कंपोनेंट्स होते हैं उसमें कंपनी एंटर कर रही है। सेफ्टी सिस्टम होता है जो कार का, उसके अंदर कंपनी एंटर कर रही है, और वहाँ पे इन्होंने कुछ नए क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड किया है। एक लास्ट पॉइंट अगर हम इनका डिस्कस करें ग्रोथ आउटलुक को लेकर के, तो मैनेजमेंट का कहना है इस साल तो हमने गाइडेंस दिया है आपको 30 से 35% का, हम एंड सेम हम कॉन्फिडेंट है FY27 के लिए भी। अभी एग्जैक्ट इन्होंने नंबर नहीं बताया कि कितना ग्रोथ ये टारगेट कर रहे हैं FY27 में, बट इनका कहना है कि आप अगर हमारा यूटिलाइजेशन देखो
सो अभी हमारे बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जहाँ पे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 40 से 50% से भी कम है। तो FY26 के एंड तक हमारा ओवरऑल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है वो 65 से 70% तक जाएगा इस साल के एंड तक। इसका मतलब FY27 में भी हमारे पास इनफ कैपेसिटी होगी ग्रो करने के लिए। प्लस कंपनी अराउंड 80 से 100 करोड़ का कैपेक्स इस साल भी कर रही है। सो इसलिए ये कॉन्फिडेंट है कि ये ग्रोथ मोमेंटम जो है ये हमारा कंटिन्यू रहेगा FY26 में भी और FY27 में भी। तो ये पूरा ओवरऑल एनालिसिस था सिरमा SGS के ऊपर। नंबर्स आप देखोगे तो जरूर आपको लगेगा खराब है, गाइडेंस को मिस किया, लेकिन वही है ना, एक मैट्रिक हमें पूरा पिक्चर नहीं दिखाता बिजनेस का, सब कुछ हमको देखना है। तो बाकी सारे मैट्रिक्स अगर हम देखें तो कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है। एंड गाइडेंस इन्होंने कुछ घटाया नहीं है, सेम गाइडेंस इन्होंने मेंटेन रखा है 30 से 35% का, मार्जिन को इंप्रूव करते हुए। मार्जिन पे गाइडेंस इन्होंने और बढ़ाया है अपना। ऑर्डर बुक ऑलरेडी कंपनी का काफी स्ट्रॉन्ग है और एक और अच्छा स्टेप है कंपनी का पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग की तरफ। अब अगर आप वैल्यूएशन वाइज कंपेयर करने जाओगे ना सिरमा को केन्स टेक्नोलॉजी के साथ में या डिक्सन के साथ में या और ईएमएस कंपनीज के साथ में, तो आपको दिखेगा बहुत बड़ा गैप है। लाइक केन्स जो है वो ऑलमोस्ट 2 टाइम हायर वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है सिरमा के कंपैरिजन में। लेकिन हमको बाकी चीजें भी तो देखनी पड़ेगी। केन्स जो है वो इस वैल्यू चेन में बहुत आगे प्रोग्रेस कर चुका है। कंपनी इवन सेमीकंडक्टर के अंदर प्रोग्रेस कर रही है। अभी Q3 Q4 से उसका कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। HDI PCB भी इसी साल से कंपनी के लिए रेवेन्यू जनरेट करना स्टार्ट कर देगा और ऑलरेडी वो हाई एंड वर्टिकल्स, हाई एंड इंडस्ट्रीज के अंदर काम कर रही है। सिरमा जो है वो अभी इस वैल्यू चेन में एंटर कर रहा है, मतलब स्टार्ट हुआ है। अभी रिसेंट क्वार्टर्स का प्रोग्रेस काफी अच्छा है, लेकिन अभी भी कंपनी के लिए मीडियम टर्म में उनको ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। और दूसरा एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है ग्रोथ रेट का। अगर हम वैल्यूएशन में देख रहे हैं कि डबल से ज़्यादा डिफरेंस है, तो आप अगर ग्रोथ भी देखोगे उसमें भी डबल से ज़्यादा डिफरेंस है। केन्स जो है वो 60, 65, 70% का ग्रोथ टारगेट कर रहा है। सिरमा जो है वो 30 से 35% का ग्रोथ टारगेट कर रही है। तो वैल्यूएशन ऑफकोर्स PE अगर मैं देखने जाऊँ या EV to EBITDA देखने जाऊँ तो मुझे दिखेगा सिरमा काफ़ी सस्ता है केन्स या बाकी प्लेयर्स के कंपेरिजन में। लेकिन फिर वहाँ पे ग्रोथ का भी फैक्टर आ जाता है और बिजनेस क्या कर रहा है, कहाँ पे स्टैंड करता है पूरे वैल्यू चेन में, सेक्टर में, इंडस्ट्री में, उसमें भी डिफरेंस दिखता है। लेकिन हाँ, अपने पार्ट पे सिरमा की कंसिस्टेंसी अच्छी है, प्रोग्रेस अच्छा है। जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन इन्होंने लिया उस पर कंपनी बिल्कुल ऑन ट्रैक है। सो ये सारे फैक्टर हमको कंसिडर करने हैं अपना डिसीजन बनाने से पहले। बाकी ट्रैकिंग कंटिन्यू रखेंगे। आपके जो डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।